प्राचीन भारत के राजमहलों से लेकर मॉडर्न यूरोप के क्लिनिक्स तक एक ऐसी कहानी है जो हमें पावर और मोरालिटी यानी शक्ति और नैतिकता के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। चलिए समझते हैं। हम सब महाभारत को युद्ध और वीरों की कहानी के तौर पर ही जानते हैं, है ना? लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है पावर की, अथॉरिटी की और मोरालिटी की। और ये ऐसे सवाल हैं जो आज भी हमारे समाज में गूंजते हैं। और यहीं पर मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है। असल सवाल ये नहीं है कि क्या सही था और क्या गलत। सवाल ये है कि किसके लिए सही था और किसके लिए उसी चीज को गलत ठहरा दिया गया। क्योंकि अक्सर सही और गलत की परिभाषा इस बात पर निर्भर करती है कि कलम किसके हाथ में है। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। महाभारत के दौर में सोचिए, एक राजा है, एक पूरा साम्राज्य है, लेकिन सिंहासन का कोई वारिस नहीं है और राजा संतान पैदा करने में असमर्थ है। तब क्या होगा? उस समय इसका एक समाधान था। एक प्रथा थी जिसे नियोग कहते थे। इसका सीधा सा मकसद था वंश को आगे बढ़ाना। और ये प्रेशर शाही परिवारों पर सबसे ज्यादा होता था। और मजे की बात यह है कि ये कोई छुपी हुई शर्मनाक बात नहीं थी। अरे, हस्तिनापुर के होने वाले राजा धृतराष्ट्र और पांडु दोनों का जन्म इसी प्रथा से हुआ था। मतलब ये इतनी एक्सेप्टेड प्रैक्टिस थी कि अगली जनरेशन में कुंती ने भी देवताओं का आवाहन करके अपने पुत्रों को जन्म दिया। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। रूलिंग क्लास के लिए ये कोई मॉरल डिलेमा नहीं था, ये पाप नहीं था, ये था राजधर्म। मतलब राजा का अपने राज्य के प्रति सबसे बड़ा कर्तव्य। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये धर्म सबके लिए एक जैसा था? चलिए राजमहल से बाहर निकलकर देखते हैं कि आम लोगों के लिए कहानी कैसी थी। और यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स एकदम साफ नजर आते हैं। अगर एक रानी ऐसा करे तो वो वंश के लिए कर्तव्य है, लेकिन अगर एक आम औरत करे तो वो चरित्रहीनता है। एक के लिए सत्ता बचाना, दूसरे के लिए कलंक और शर्म। मतलब साफ है, मोरालिटी की परिभाषा पावर के साथ बदल जाती है। ओके, सो अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं हजारों साल आगे, आज की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां देवताओं की जगह अब साइंस ने ले लिया है। आज आप मॉडर्न डेनमार्क को देखिए। वहां स्पर्म डोनेशन एक बूमिंग इंडस्ट्री है। इसे मजाक में वाइकिंग बेबीज भी कहा जाता है। मतलब महिलाएं अपनी पसंद के डोनर से बच्चा पैदा कर सकती हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। और यहां देखिए, जस्टिफिकेशन की लैंग्वेज पूरी तरह बदल गई है। अब राजधर्म की बात नहीं होती, अब बात होती है पर्सनल फ्रीडम की, साइंटिफिक एडवांसमेंट की, अ वुमेन्स राइट टू चूज की। ये इमोरल नहीं है, ये तो मॉडर्न है। अब इस कहानी को वापस भारत लेकर आते हैं और यहाँ मामला काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सोचिए, जिस भारत में कभी नियोग राजधर्म था, आज उसी भारत में स्पर्म डोनेशन जैसी प्रैक्टिस पर एक बहुत बड़ी सोशल और मॉरल डिबेट छिड़ जाती है। और फिर अचानक से धर्म, कल्चर, संस्कार, मोरालिटी, इन सब की दीवारें खड़ी हो जाती हैं और ये मुद्दा बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर हुआ क्या? जो चीज कभी एक कर्तव्य मानी जाती थी, वो आज इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों बन गई? हमारी मोरालिटी की समझ इतनी बदल कैसे गई? तो इस सब का मतलब क्या है? चलिए इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जब आप साइड बाय साइड रखकर देखते हैं ना, तो सिमिलैरिटीज हैरान करने वाली हैं। प्रैक्टिस तो वही है, चाहे उसे नियोग कहें या स्पर्म डोनेशन। बस उसे जस्टिफाई करने का तरीका बदल गया है। तब धर्म था, अब साइंस है। और अथॉरिटी भी बदल गई है। तब राजा के हाथ में थी, अब विकसित समाज के हाथ में है। तो आखिर में बात क्या है? बात यह है कि जिसे हम टाइमलेस मोरालिटी समझते हैं ना, उसे अक्सर पावर अपने हिसाब से लिखती है। तो हस्तिनापुर के राज सिंहासन से लेकर मॉडर्न यूरोप के हाईटेक क्लिनिक तक कहानी असल में एक ही है, वंश को आगे बढ़ाने की कहानी। बस उसे सुनाने का, उसे जस्टिफाई करने का तरीका बदल गया है। तो हम इसी सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। क्या फर्क सिर्फ इतना है कि तब उसे धर्म का नाम दिया गया था और आज उसे साइंस का नाम दिया जाता है? क्या पावर हमेशा, चाहे वो राजा की हो या एक मॉडर्न सोसाइटी की, अपनी जरूरत के हिसाब से मॉरलिटी को डिफाइन करने का रास्ता ढूंढ ही लेती है? सोचिएगा जरूर।